आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज के दौर की हर वो बीमारी जिससे जान जा सकती है, चाहे वो कैंसर हो, अल्जाइमर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, स्ट्रोक हो या फिर आत्महत्या का विचार हो, सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम नींद लेने से जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि भरपूर नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि खूब हंसो और प्रॉपर नींद लो, तो वो झूठ नहीं कहते हैं। भले ही आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले लेते हो, विटामिन मिनरल सप्लीमेंट से भरपूर आपका खान पान हो, लेकिन वही नींद भरपूर नहीं तो फिर सब बेकार है। कई तरह की बीमारी होती है इससे, और आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि एक स्लीप डिसऑर्डर है और बहुत आम है। शॉर्ट में कहें तो इससे सोते समय पेशेंट को सांस नहीं आती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोते समय सांस नहीं ले पाते हैं और रात भर बेचैन रहते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इसका खतरा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें सोते वक्त किसी की जान भी जा सकती है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, जिसे ब्रीदिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, इस बीमारी में सोते वक्त आपकी सांस बार बार रुकती है फिर चलती है। इसे ऐसे समझिए वर्ड बाय वर्ड। ब्रिटेन की संस्था है ब्रिटिश लंग फाउंडेशन, उनके मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव यानी इसका मतलब है कि श्वास नली में रुकावट, स्लीप यानी नींद के दौरान होने वाली समस्या, और एपनिया यानी कुछ देर के लिए सांस का बंद हो जाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में 14% पुरुष और 12% महिलाओं को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या है, यानी OSA। यहाँ इसके लगभग 3,40,00,000 पेशेंट्स हैं। वैसे तो ये डिसऑर्डर काफी आम है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन डराने वाली बात ये है कि जिन लोगों को ये समस्या है उन्हें खुद नहीं पता कि वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अमेरिका में हुई रिसर्च बताती है कि वहां हर साल करीब 38,000 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। 2015 में स्वीडन में एक रिसर्च में पता चला कि जिन ट्रक ड्राइवरों को ये बीमारी है, उनके सड़क हादसे के शिकार होने की आशंका 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। लोग खोए से रहते हैं, यानी अनअटेंटिव। और तो और एपनिया से पीड़ित लोगों को कई बार नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी सोते समय खराटे आते हैं, नींद बार बार टूटती है, तो ये खतरे की घंटी है। इसीलिए आज बात हेलो डॉक्टर में करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। डॉक्टर से जानते हैं ये क्या होता है, इसका कारण क्या है, कौन लोग इसके ज्यादा रिस्क पर हैं, कैसे पता करें कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और साथ ही जानेंगे इसका इलाज कैसे होता है। हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जिस पर हम आज बात करने वाले हैं उसमें इनका स्पेशलाइजेशन है। कई इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार्स में इन्होंने स्लीप एपनिया के बारे में लेक्चर दिया है, लोगों को अवेयर किया है। तो स्वागत है डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ आपका आज तक रेडियो पर। हमने पहले भी 2-3 हफ्ते पहले बात की थी कि ठंड में आखिर क्यों सांस की बीमारी हमें सताती है, अस्थमा का खतरा क्यों बढ़ जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि एक स्लीप डिसऑर्डर है। बहुत आम है, लेकिन खतरा ये है कि लोगों को पता नहीं चलता कि इससे वो जूझ रहे हैं। डॉक्टर, एक शॉर्ट में तो ये पता है कि ये सोते वक्त सांस रुक जाती है लोगों की, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हम लोग को पता है, बट मैं थोड़ा डिटेल में बारे में जानना चाहूंगी कि आखिर ये कब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोते वक्त किस तरह से होता है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे कि ये शब्द कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव मीनिंग कहीं तो ब्लॉकेज हो रही है, स्लीप यानी कि ये स्लीप में हो रहा है, और एपनिया मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग और रिडक्शन इन ब्रीदिंग। तो इसका मतलब यही है कि जब ये एक व्यक्ति सोता है तो उस व्यक्ति को यदि अपर एयरवे में, ऊपर की श्वास नलिका में मसल्स का रिलैक्स होने से
जो एक ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होता है या श्वास नलिका का नैरो हो जाती है, तो उसके वजह से कभी टेम्परेली एक पॉज आ सकता है ब्रीदिंग में, या तो फिर अपने लंग्स में जो हवा जाने का प्रमाण है वो कम हो सकता है। तो इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और डॉक्टर, ये अक्सर रात में ही प्रॉब्लम क्यों होती है? जब हम लोग ऐसे डेली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि अपनी जो ऊपर की श्वास नलिका का एक अहम हिस्सा है वो बनाया जाता है अपने मसल से, नेक मसल से। ये नेक मसल्स अच्छे टोन में रहते हैं जब भी हम अवेक रहते हैं। ये पूरा दिन काम करते हैं अपना भारी सर अपने कंधों पे पकड़े हुए, और इन्हें रेस्ट करने का जो मौका रहता है वो है जब हम सोते हैं। तो जब भी हम सोते हैं ये मसल्स रिलैक्स करते हैं, और जब भी हम और कोई लोगों में जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो ऊपर की श्वास नलिका का जो पैसेज होता है वो थोड़ा ज्यादा नैरो हो जाता है, जिससे हवा जाने का प्रमाण लंग्स में, मैंने कहा जैसे पहले, कि कम हो जाता है। ठीक है सर, तो मतलब रात में होने की ये वजह है, लेकिन मैं इसके ओवरऑल इसके पीछे की वजह जानना चाहूंगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण क्या होते हैं, किन किन वजहों से होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, ये इसका जैसे मैंने कारण तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये मसल रिलैक्सेशन के लिए होता है, श्वास नलिका नैरो की वजह से होता है। फिर कोई लोगों का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमी का, हर व्यक्ति की जो अपर एयरवे एनाटॉमी होती है वो कम होती है। कोई लोगों का जॉ पीछे होता है, कोई लोगों का अंदर से जो ओरल कैविटी है वो क्राउडेड होती है। इसके वजह से कोई लोगों को इसका होने का चांस ज्यादा होता है। ये उन लोगों में ज्यादा होने का चांस होता है जो लोगों की नेक थिक होती है, नेक शॉर्ट होती है, जो लोगों को ओबेसिटी है, जो लोगों को मोटापा है, ये लोगों में इसका होने की संभावना ज्यादा होती है। और ठीक है डॉक्टर, जैसे ये तो चीजें एक बेसिक हमें पता चल गई कि क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन इसके लक्षण, एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, खतरे की घंटी होती है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि किस तरह के लक्षण होते हैं इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, जब कोई इससे पेशेंट इससे पीड़ित होता है तो? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके बारे में कभी हमें सोचना चाहिए। तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है स्नोरिंग, खर्राटे लेना। और खर्राटे एक व्यक्ति क्यों लेता है कि जब उस व्यक्ति की जो अपर एयरवे की जो मैं बात कर रहा हूँ, अपने नेक रीजन की जो बात कर रहा हूँ, जब ये नैरो हो जाती है रात में, जैसे कि मैंने कहा, जब भी हवा एक नैरो पैसेज से जाती है तो वो आवाज करता है, और वो आवाज जब भी हम सोते हैं तो उस वक्त जो आवाज निर्माण होता है वो मसल्स के फड़फड़ाने से, उससे खर्राटे का जो नॉइज है वो आता है। तो खर्राटे लेना मतलब जब भी अपनी श्वास नलिका के जो में से हवा जाने का प्रमाण कम हो रहा है, मसल फड़फड़ा रहा है, सॉफ्ट टिश्यू फड़फड़ा रही है, तो खर्राटे का आवाज आता है। तो जिस व्यक्ति को खर्राटे है उस व्यक्ति में स्लीप एपनिया होने का चांस ज्यादा है। जिस व्यक्ति में खर्राटे नहीं है उनको भी स्लीप एपनिया हो सकता है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हर व्यक्ति को जिसे खर्राटे है उसे स्लीप एपनिया हो सकता है? इसका जवाब है कि खर्राटे इज अ कॉमन सिम्टम फॉर स्लीप एपनिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर व्यक्ति जो खर्राटे ले रहे हैं उन्हें स्लीप एपनिया है। और इसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, एक स्लीप टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि स्नोरिंग, खराटे लेना एक प्राइमरी सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, तो जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें कब सोचने की जरूरत है कि हाँ, अब ये डॉक्टर के पास उन्हें जाने की जरूरत है और इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में सोचने की जरूरत है? जो व्यक्ति खर्राटे लेते हैं उन्हें बाकी के और भी कोई लक्षण हो तो हमें स्लीप एपनिया के बारे में उसके साथ सोचने का थोड़ा सा ज्यादा एक मौका मिलता है, ज्यादा सोचने के लिए उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मोटापना होना, रात में अगर सोए हैं और अगर आपके बेड पार्टनर ने नोटिस किया है कि आप थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग में पॉज लेते हैं, उन्हें लगता है, अक्सर हमें ऐसा हिस्ट्री मिलता है कि बेड पार्टनर कहता है कि मुझे लगता है कि ये थोड़े कुछ क्षणों के लिए सांस ही नहीं ले रहे थे, मुझे उन्हें हिलाना पड़ा, उठाना पड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है स्लीप एपनिया का, दैट इज अ टेम्पररी पॉज इन ब्रीदिंग।
फिर जो कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते हैं, उन्हें सुबह हेडेक होता है, सुबह में फ्रेशनेस नहीं रहता है, पूरा दिन में टायर्डनेस रहता है, पूरे दिन में सोने की इच्छा होती है हर पैसिव सिचुएशन में। तो जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तो स्लीप एपनिया के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे कि सर एक सवाल आपसे नींद की क्वालिटी को लेकर पूछना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 6 से 7 घंटे की नॉर्मल आपको नींद लेनी चाहिए, और कोई अगर ले भी ले ये नींद, इतने घंटे की नींद भरपूर ले ले, लेकिन उस बीच वो 4 से 5 बार उठ भी जाता है, तो फिर क्या ये भी एक तरह से खतरे की घंटी है? वो भी एक तरह से इशारा करती है स्लीप एपनिया की ओर? हर व्यक्ति जो रात में नींद से उठता है उसे स्लीप एपनिया है ऐसा नहीं है। जो स्लीप डिस्टर्ब होती है उसके अनेक कारण है। एक एग्जांपल ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति को डायबिटीज है या प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे भी व्यक्ति यूरिनेशन के लिए अक्सर उठ सकते हैं, तो उसके वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, मैं बताता हूँ कि उनमें स्लीप क्वालिटी के कम होने की वजह क्या है। स्लीप क्वालिटी स्लीप एपनिया के पेशेंट में अच्छी नहीं रहती है, और उसकी वजह यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि स्लीप एपनिया में लंग्स में हवा जाने का प्रमाण कम होता है, और लंग्स में अगर हवा जाने का प्रमाण कम होता है तो अपने ब्लड में ऑक्सीजन का प्रमाण भी कम होता है, और उसका ऑक्सीजन लेवल का फ्लक्चुएशन होता है। हमारा ब्रेन भी सेंस करता है कि देयर इज नॉट इनफ एयर मूविंग इन द लंग। तो इसके वजह से पूरी रात में जो अपना ब्रेन रहता है वो कहीं एक्टिव रहने की कोशिश करता है, ताकि जो व्यक्ति है जिसके लंग्स में हवा जाने का प्रमाण कम हो रहा है स्लीप एपनिया की वजह से, वो सही से सांस ले सके। दूसरा वजह ऐसा है कि यदि अपने बॉडी में अगर ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है किसी व्यक्ति में, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की जो बॉडी में है एक लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एक प्रकार का स्ट्रेस निर्माण होता है। तो ये कारण होता है कि जिसके वजह से उस व्यक्ति की रात की स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स भी अगर रात में अक्सर उठ सकते हैं क्या? यस, उठ सकते हैं। ये स्लीप एपनिया में भी रात में इंक्रीज यूरिनेशन का चांस होता है। तो रात में जो फ्रीक्वेंट जो व्यक्ति यूरिनेशन के लिए उठते हैं, उनकी, जैसे मैंने कहा, लोगों को डायबिटीज ये वजह पता है, किसी को प्रोस्टेट ये वजह पता है, बट जिस व्यक्ति को डायबिटीज या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति रात में नींद में उठ रहा है फ्रीक्वेंटली, और उसे बाकी के स्लीप एपनिया के लक्षण है, तो वो स्लीप एपनिया भी एक वजह हो सकती है टू गेट अप फ्रीक्वेंटली एट नाइट, बिकॉज स्लीप एपनिया में भी रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। दूसरा चीज ऐसा है कि जो स्लीप एपनिया के पेशेंट है, अक्सर वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, और माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से मुंह ड्राई होता है। तो अक्सर अगर इनका मुंह बहुत ज्यादा ड्राई होता है तो ये व्यक्ति रात में उठते हैं पानी पीने के लिए। और ये एक सवाल ये भी, जैसे जिन्हें डायबिटीज होता है, आपने बताया था कि जो लोग हाई रिस्क पे होते हैं, लेकिन उनको ये स्लीप एपनिया ज्यादा होता है, लेकिन इसी से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से फिर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? कोई गंभीर कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं स्लीप एपनिया की वजह से? हाँ खुशबू जी, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डे टाइम सिम्टम्स क्या होता है स्लीप एपनिया की वजह से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब बाकी के कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो डेवलप हो सकते हैं स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है। ये सब जो बीमारियां मैं कह रहा हूँ, इनकी रिस्क एक स्लीप एपनिया के पेशेंट में बढ़ जाती है। और उसका एक मूल रीजन ये है कि जो एक मैंने कहा कि एक डिस्टर्ब स्लीप होने की वजह से, एक डिस्टॉर्टेड स्लीप आर्किटेक्चर के वजह से, ऑक्सीजन के लो होने की वजह से जो एक स्ट्रेस होता है निर्माण शरीर में, उसके वजह से बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि जिस व्यक्ति का डायबिटीज है तो उसका कभी कभी डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें काफी दवाइयां लेने के बावजूद भी डायबिटीज कभी कंट्रोल में नहीं आता है। कोई व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की 1 या 2 मेडिसिन से ज्यादा मेडिसिन लेने पड़ते हैं। कोई हमारे पास पेशेंट आता है जो 3 या 4 ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पे स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। और यदि हम इसे डायग्नोज करें और इसे ट्रीट करें तो इसके कंट्रोल में बेनिफिट होने की संभावना है। कोई पेशेंट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपको, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसकी वजह क्या है कि यदि कोई व्यक्ति को ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है तो उस व्यक्ति या किसी को स्ट्रोक होने की ऑलरेडी हाई रिस्क में है। स्लीप एपनिया ये ब्लड में एक प्रोकोगुलेंट है, दैट मीन्स ये कोएगुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाने का एक
रिस्क फैक्टर है, वजह है स्लीप एपनिया। उसके साथ में अगर ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो जो व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट की समस्या है उनके सिम्टम्स रात में कभी बढ़ सकते हैं। और डॉक्टर, इस बीमारी को लेकर एक चीज ये भी है कि पता ही नहीं होता लोगों को कि इस मेडिकल कंडीशन से वो जूझ रहे हैं। तो आपके पास जो केस स्टडीज आती हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, मैं बस जानना चाहूंगी कि किस स्टेज में वो होते हैं, स्लीप एपनिया के किस स्टेज में होते हैं? वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं या आपके पास बहुत देर हो जाती है तब वो आते हैं? ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जैसे कहा कि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो स्लीप एपनिया है। इसकी वजह एक ये होती है कि काफी पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें सीवियर स्नोरिंग होता है या मोटे भी होते हैं, उन्हें लगता है कि स्नोरिंग इज अ समथिंग विच इज रूटीन। कोई किसी लगता है कि स्नोरिंग का मतलब वो व्यक्ति बहुत गहरी नींद में है, बट ऐसा ये लोगों का मानना होता है। और इसके वजह से कभी कभी ये जो मेडिकल हेल्प के लिए जो पेशेंट्स आते हैं उसमें देरी हो जाती है। हमारे पास मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है स्लीप एपनिया के अवेयरनेस के बारे में। बट फिर भी हमें इसमें और भी ज्यादा अवेयरनेस इम्प्रूव करने का संभावना है। और इसकी वजह ये है कि अभी अभी भी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं वो हम जो डायग्नोज करते हैं वो सीवियर स्लीप एपनिया होता है, उन्हें मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया होता है। और माइल्ड स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हमारे पास काफी कम आते हैं। तो यस, हमारे पास अभी भी जो पेशेंट्स आते हैं वो सीवियर स्लीप एपनिया के सिम्टम्स के साथ आते हैं। और जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, हमारे पास जो पेशेंट्स का जो डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो लोगों को हार्ट डिजीज है, मल्टी हार्ट डिजीज को मैनेज करने में दिक्कतें आ रही है, जो लोगों को स्ट्रोक हो गया है, कार्डियक अरिथमियाज है, अब ये प्रकार के भी जो पेशेंट्स हैं जो लोगों में स्लीप एपनिया के लक्षण है, इनका भी हमारे पास जो जो हम लोग देख रहे हैं क्लिनिक में, इसका एक परसेंटेज बढ़ रहा है। डॉक्टर, अब इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो किस तरह से आप पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं? क्या पूरा तरीका होता है? क्या क्या चीजें की जाती हैं डायग्नोसिस प्रोसेस में? ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राफी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये टेस्ट होती है डायग्नोसिस करने के लिए स्लीप एपनिया के लिए। जब भी अगर हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वजन को कम करना, जो हम डाइट मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लीप एपनिया पेशेंट में अगर वो पेशेंट ओबीज है तो वेट कम करना बहुत ही जरूरी है। जो लोगों में स्लीप एपनिया डायग्नोज हो जाता है, ये मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट रिडक्शन के साथ ये पेशेंट्स को एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है जो उन्हें रात में यूज करना है। और ये जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस होता है, इसके वजह से जो अपने ऊपर के जो अपर एयरवे है, जो मैंने कहा है, जो कोलैप्स होती है, वो उसे ओपन करने में हेल्प करता है। ये पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइसेस ये बहुत तरीके के होते हैं, जो कभी एक सीपैप होता है, बायपैप होता है, अलग अलग टाइप के बायपैप मशीन्स होते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए जो मशीन की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग ये जो स्लीप स्टडी करते हैं, ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं, उसके बाद हम एक टाइट्रेशन स्टडी करते हैं। ये टेस्ट करने के बाद और कभी कभी हमें अक्सर पेशेंट्स में लंग फंक्शन टेस्टिंग करना पड़ता है, एक आर्टीरियल ब्लड गैस चेक करना पड़ता है। ये सब चीज़ों को देख के, पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन को देख के हम अक्सर डिसाइड कर पाते हैं कि वो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइप ऑफ पैप डिवाइस कौन सा रहेगा, जिसकी वजह से उनका जो स्लीप एपनिया है रात को अच्छे तरह से उसकी ट्रीटमेंट हो गए, पेशेंट्स को जो लंग में हवा जाने का जो प्रमाण है वो नॉर्मल सी की तरफ आए, और जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव हो, और जो पेशेंट को जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाए, सो दैट दे आर ट्रीटेड वेरी वेल फॉर स्लीप एपनिया। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि जैसे आपने कहा कि इसमें जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जो मोटापे का शिकार होते हैं, वेट लॉस जो है वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से निजात पाना है तो। लेकिन जैसे मैं कुछ साइंस जर्नल्स पढ़ रही थी तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च थी कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा जो टंग होता है, जो टंग का फैट होता है, वो भी स्लीप एपनिया के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर आपके टंग में फैट्स हैं तो वो भी स्लीप एपनिया की एक वजह बन सकते हैं। तो मैं इस पे आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब ये आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना ये रेलिवेंट है आज के दौर पर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो यस, मैं जैसे मैंने कहा कि हमारा जो अपर एयरवे का जो एक स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है स्लीप एपनिया में।
और उसमें जो आपने कहा है कि जो टंग है, जो कोई लोगों की जो टंग थोड़ा सा जो मोटा होता है, स्वोलन होता है, तो वो लोगों में भी स्लीप एपनिया का रिस्क ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है कि जब भी हम ऐसे व्यक्ति जब भी सोते हैं, तो जैसे मैंने कहा रात में सब लोगों के जो अपर एयरवे के मसल्स है रिलैक्स करते हैं। सब लोगों में कुछ हद तक एक हल्का सा अपर एयरवे का नैरोइंग होता है, बट जो व्यक्ति में वो नैरोइंग की मात्रा ज्यादा होती है उनमें स्लीप एपनिया होता है। और ये इस टंग का जो इन्फ्लुएंस है कि जब भी व्यक्ति पीठ पे सोता है तो टंग फॉल होता है, टंग पीछे जाता है, तो वो भी जो अपर एयरवे की जो अपना जो लूमेन है, जो अपना अपर अपर एयरवे में जो पैसेज है, उसे वो नैरो करता है। तो ऐसे व्यक्ति में हम स्लीप एपनिया में जो जैसे मैंने कहा वेट लॉस इज इम्पोर्टेंट। इट में हेल्प पेशेंट जिनको बहुत माइल्ड स्लीप एपनिया है, अगर वो पेशेंट्स अगर पूरा वेट लॉस अच्छे से कर पाते हैं, सिलेक्ट पेशेंट्स में weight loss can be the only method which helps। बट अक्सर जो सिवियर और मॉडरेट स्लीप एपनिया होता है उसमें वेट लॉस कंप्लीटली हेल्प नहीं करता है, बट इट सपोर्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ स्लीप एपनिया। और जो लोगों को टंग मोटा होता है हम उनको कहते हैं कि वो साइड पे सोए। अगर वो साइड पे सोए तो जो टंग फॉल होता है, जो टंग पूरा जो अपने अपर एयरवे पैसेज में जाके उसे ब्लॉक करता है, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं आइदर वो साइड पे सोए या तो पेट पे सोए। अगर पेट पे सोते हैं तो जो टंग का जो कंपोनेंट होता है जो रात में स्लीप एपनिया में जो कंट्रीब्यूट करता है, वो उसका कंपोनेंट का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ये तो डॉक्टर आपने मतलब जीभ के हिसाब से एक स्लीपिंग पोजीशन आपने कहा कि आप पेशेंट्स को इस तरह से बोलते हैं करने के लिए, पर वैसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से पीड़ित हैं उनके लिए कोई खास तरह का स्लीपिंग पैटर्न जो उन्हें अपनाना चाहिए सोते वक्त? देखिए, ये जो पोजीशन में जो सोना है, जो मैंने कहा है कि हम साइड में सो सकते हैं या पेट के ऊपर सो सकते हैं, दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। वो 100% उसे क्योर करेगा या 100% स्लीप एपनिया को कंट्रोल करेगा, ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल है। इट इज जस्ट वन ऑफ द सपोर्टिव थिंग्स। अक्सर हम नोट करते हैं कि व्हेनेवर द कोई व्यक्ति को जो स्नोरिंग होता है तो पार्टनर उसको हिलाता है और फिर उसे अगर पीठ पे सोए तो साइड पे सोने कहता है, क्योंकि साइड पे सोने से उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है कि स्नोरिंग की जो सिवियरिटी है वो कम होती है। वेदर इट विल कंप्लीटली टेक अवे द स्लीप एपनिया इज डिफिकल्ट टू से। मे बी इन पेशेंट जिनको बहुत माइल्ड स्लीप एपनिया है और जिनके लिए टंग ये एक मेजर इशू है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द स्लीप एपनिया, तो उस व्यक्ति में पेट पे सोने से या साइड पे सोने से स्लीप एपनिया की जो तीव्रता है वो कम होने की संभावना। ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बड़ों से लेकर बच्चों तक, बुजुर्ग तक ये हो सकता है। हमने बड़ों की तो बात कर दी लगभग, लेकिन बच्चों को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स कैसे बच्चों को लेकर अलर्ट हो जाए। बच्चों को क्या लक्षण दिखते हैं इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में? क्या ये बड़ों जैसे ही होते हैं या फिर थोड़े डिफरेंट होते हैं? जो बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो सुबह में लेट उठते हैं या बच्चों को सुबह में उठते भी है तो वो तुरंत सो जाते हैं या उनको बच्चों को सुबह उठाने में दिक्कत होती है। बच्चे सुबह उठ भी जाते हैं तो फ्रेश नहीं रहते हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उस बच्चे स्कूल में जो एक अटेंशन देना चाहिए पढ़ाई में वो दे नहीं पाते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं कि जो स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस है वो कम होती है, पढ़ाई का जो एक रिजल्ट होता है वो कम होता है। बच्चे स्कूल में बैठे बैठे सो जाते हैं। ऐसा अक्सर मदर आके हमें कहती है कि टीचर इज कंप्लेनिंग कि चाइल्ड अटेंटिव नहीं है, बच्चा सो जाता है बीच बीच में क्लास में। तो इसकी वन ऑफ द रीजन कैन बी स्लीप एपनिया। यदि ये बच्चा ओबीज है, ये बच्चा रात में स्नोर कर रहा है, तो इसके बारे में स्लीप एपनिया के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में हमें एनलार्ज टॉन्सिल्स और एनलार्ज एडेनोइड्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। कैसे इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं? जैसे सबको आपने बताया कि जिनको ज्यादा होने की आशंका है, तो क्या करें इसमें कि इस डिसऑर्डर से हम बच पाए? क्या चीजें हमें बुरी आदतें छोड़ देने की जरूरत है और क्या अपने खान पान में, अपने डेली रूटीन में लाने की जरूरत है? अगर हमें इससे अगर बचना है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें स्लीप एपनिया से थोड़ा सा दूर रख सकती है वो है ओबेसिटी, मोटापा। अगर हमें जो भी मेजर्स लेने हैं जिससे मोटापा ना हो, जो लोगों का वेट ज्यादा है, जो लोगों को ओबेसिटी है, वो लोगों ने डाइट मॉडिफिकेशन और रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि वो वेट कम कर सके।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति को सिम्टम्स है, और जैसे कि मैंने डिस्कस कहा, स्नोरिंग है, मॉर्निंग हेडेक्स है, डे टाइम में सिम्टम्स आते हैं, टायर्डनेस है, स्लीपीनेस है, या जैसे हमने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या बाकी कोमॉर्बिडिटीज के बारे में भी एक डिस्कस किया है, ये कोई सिम्टम्स है तो हमें एक ओवरनाइट स्लीप एपनिया टेस्ट कर लेना चाहिए। यू शुड मीट योर डॉक्टर एंड गेट दिस ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राफी डन एंड जस्ट क्लैरिफाई वेदर स्लीप एपनिया का ये जो डायग्नोसिस है ये आपके लिए लागू है कि नहीं। यदि वो लागू है तो इसका जो ट्रीटमेंट है अगर काफी इफेक्टिव है और इससे काफी ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। आपने वक्त निकाल कर इस पर एक डिटेल बातचीत की और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। तो होपफुली जो हमारे ऑडियंस है उनको ये इसकी गंभीरता के बारे में पता चला होगा और क्यों इसको लेकर अवेयर होने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू खुशबू जी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो और भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताया अगर वो आपको भी महसूस होते हैं तो ध्यान दे, डॉक्टर से मिलें और सही समय पर इलाज लेना शुरू कर दे। तो वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ खुशबू, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।